हेलो बच्चों, मैं नितिश माथुर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बूस्ट ब्रेन में। आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर 2, जिसका नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो बच्चों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो चैप्टर है हमारा है, ये जो चैप्टर है वो पहले वाले चैप्टर से रिलेटेड है। क्योंकि पहला वाला जो चैप्टर था हमारा रिसोर्सेज का, जहाँ पर हमने देखा था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और कैसे उनको हम कंजर्व कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट जो रिसोर्सेज हैं वो हमको यहाँ पर उनके बारे में बताया जाएगा। तो उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, है ना, उनका कंजर्व कैसे कर सकते हैं, कैसे उनको बचा सकते हैं और कैसे ये जो हमारे रिसोर्स हैं वो डिग्रेड हो रहे हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो हम देख सकते हैं कि जैसा हमारा जो चैप्टर है वो एक स्टोरी से शुरू हो रहा है। तो शुरू करते हैं। इन ए स्मॉल विलेज इन तंजानिया, अफ्रीका, मामा गेट्स अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू फैच वाटर। तो यहाँ बात की जा रही है तंजानिया, जो कि अफ्रीका में आता है। वहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम है माम्बा। वो डेली जल्दी सुबह उठ जाती है। और सुबह जल्दी उठने का उसका रीज़न क्या है? क्योंकि उसे पानी लाना होता है ना, उसे पानी फैच करना पड़ता है। शी हैज़ टू वॉक अ लॉन्ग वे एंड रिटर्न आफ्टर ए फ्यू आवर्स। तो उसे बहुत लंबा जो रास्ता है वो चलना पड़ता है, बहुत दूर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए, और वहाँ से उसे कुछ घंटों बाद उसको लौटना भी होता है। शी देन हेल्प हर मदर इन द हाउस एंड जॉइन हर ब्रदर इन टेकिंग केयर ऑफ देयर गॉड्स। उसके बाद में उसे क्या करना होता है? पानी लाने के बाद में वो अपनी माँ की हेल्प करती है उनके घर के कामों में, और वो अपने भाई को भी ज्वाइन करती है किसमें? जो उनकी गॉड्स हैं, उनकी जो बकरियां हैं, उनकी देखभाल करने में। नेक्स्ट हम देखते हैं। ऑल हर फैमिली ओन्स इज ए पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड देयर स्मॉल हट। और उनकी जो फैमिली है, उनका जो परिवार है, उस परिवार के पास में क्या है? एक पीस ऑफ लैंड है जो कि रॉकी है, यानी कि वो जो ज़मीन है उनकी वो पथरीली ज़मीन है जिसमें एक छोटी सी झोंपड़ी बनी हुई है। मामा's father can barely grow some maize and beans on it after toiling hard। अब मामा के जो फादर हैं वो बड़ी मुश्किल से उस ज़मीन पर कुछ मेज या बीन्स जो है वो ग्रो कर पाते हैं, वो भी काफ़ी मेहनत करने के बाद में। दिस इज़ नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर। और इतनी मात्रा में जो हम कह सकते हैं कि जो उनका जो भोजन है ना, जितना भी वो ग्रो कर पाते हैं वो उनके लिए सफिशियंट नहीं हो पाता है पूरे साल भर के लिए। नेक्स्ट हम अगली कहानी है उसको देखते हैं। यहाँ पर कहानी है पीटर की। पीटर लिव्स इन द हार्ट ऑफ द शीप रियरिंग रीजन इन न्यूजीलैंड वेयर हिज फैमिली रन आ वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री। बात करें पीटर की तो ये कहाँ रहता है भाई? न्यूजीलैंड में रहता है। न्यूजीलैंड में एक छोटा सा कोई रीजन है जहाँ पर कह सकते हैं कि शीप रियरिंग होती है, यानी कि भेड़ों को पाला जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं तो उनकी एक ऊन चलाने वाली या ऊन बनाने वाली फैक्ट्री है। एवरी डे व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम स्कूल पीटर वॉचेज हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शीप। तो डेली जब पीटर स्कूल से लौट कर आता है घर पर, तो वो देखता है अपने अंकल को कि वो किस तरीके से अपनी शीप्स का या अपनी भेड़ों का ख्याल रख रहे हैं। देयर शीप यार्ड इज सिचुएटेड ऑन ए वाइड ग्रासी प्लेन। उनका जो शीप यार्ड है, शीप यार्ड का मतलब है जहाँ पर भेड़ों को रखा जाता है ना। तो उनका जो शीप यार्ड है वो कहाँ पर है? वो एक वाइड ग्रासी प्लेन है जिसमें कुछ पहाड़ियाँ हैं कुछ दूरी पर। तो वहाँ उनका क्या है? शीप यार्ड है जहाँ वो अपनी भेड़ों को रखते हैं। आगे हम देखें। इट इज़ मैनेज्ड इन ए साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर जो पीटर के जो अंकल हैं वो इस पूरे काम को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में बड़े ही साइंटिफिक वे में क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। पीटर्स फैमिली ऑल्सो ग्रो वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। पीटर की जो फैमिली है वो कुछ सब्जियां वगैरह भी उगाते हैं, और सब्जियों को उगाने में वो किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग का इस्तेमाल करते हैं। आगे हम देखते हैं। मामा एंड पीटर स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द
वर्ल्ड। देखो यहाँ पर हमें जो माम्बा और पीटर की जो दो कहानियाँ बताई गई हैं वो हमें इसलिए बताई गई हैं जिससे कि हम अच्छे से दोनों की कंडीशन को समझ सकें। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो माम्बा है और जो पीटर हैं वो दोनों ही अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, है ना, वर्ल्ड के जो अलग अलग पार्ट हैं उसमें रहते हैं। एंड लीड वेरी डिफरेंट लाइफ, और दोनों का जो जीवन है वो काफ़ी अलग है एक दूसरे से। This difference is because of the difference in the quality of land, soil, water, natural vegetation, animal and the uses of technology। अब उनके जीवन में ये जो डिफरेंस है, उनके जीवन में ये जो अंतर है वो किसकी वजह से है? तो रिसोर्सेज की वजह से है ना। एक तरफ हम देखते हैं माम्बा की, तो उनको उतने रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं जितने कि उनको ज़रूरत होती है। वहीं हम पीटर के पास देखते हैं तो पीटर के पास में जो उनको रिसोर्सेज चाहिए हैं वो उनके पास है ना। तो हम देख सकते हैं कि दोनों की जो लाइफ है वो एक दूसरे से काफ़ी अलग है बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज, है ना। तो यहाँ पर जो रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं तो बताया गया है कि ये जो डिफरेंस है वो किसकी वजह से है? क्वालिटी ऑफ लैंड, यानी कि जो लैंड है, जो ज़मीन है उसकी क्वालिटी अगर हम देखें तो माम्बा की जब हम बात करते हैं तो उनके पास जो ज़मीन थी वो पथरीली थी, जबकि पीटर के पास ज़मीन कैसी थी? वो काफ़ी ग्रासी और प्लेन एरिया था। अगर हम बात करें सॉइल की तो मिट्टी भी जो है बड़ा इम्पोर्टेंट रोल जो है प्ले करती है। तो क्वालिटी ऑफ लैंड हो गया, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, नेचुरल वेजिटेशन हो गया, एनिमल्स हो गए और टेक्नोलॉजी का यूज़ हो गया। ये कुछ कह सकते हैं कि मेन रीज़न है जिसकी वजह से दोनों की जो लाइफ है वो काफ़ी डिफरेंट है। आगे देखते हैं। The availability of such resources is the main reason places differ from each other। और ये जो जितने भी रिसोर्स बताए हैं इन सभी की अवेलेबिलिटी जो है वही मेन रीज़न है जो कि अलग अलग रीजन्स को या अलग अलग क्षेत्रों को एक दूसरे से अलग बनाती है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले अपना जो मेन इम्पोर्टेंट जो रिसोर्स है जिसका नाम है लैंड। तो देखते हैं यहाँ पर लैंड इज़ अमॉन्ग द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ बताया गया है कि जो लैंड है वो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनमें से एक है। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अर्थ सरफेस, यानी कि पृथ्वी की जितनी भी सतह है ना, उसका कितना एरिया कवर करते हैं ये? तो जो भी अर्थ की सतह है उसका केवल 30% जो एरिया है उसको ही लैंड कवर करती है। बाकी 70% जो एरिया है वहाँ पर क्या है? तो पानी है, यानी कि ओशियन है, रिवर्स हैं, है ना, यानी कि पानी है एक तरह से हम कह सकते हैं। तो केवल 30% जो एरिया है उसी पर क्या है? लैंड है। और उस 30% में भी हम देखते हैं कि काफ़ी सारे जो अलग अलग कॉन्टिनेंट हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है। ये 7 कॉन्टिनेंट्स हमारे हैं उस 30% में। अब आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है एंड ऑल पार्ट ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। अब देखो 30% जो एरिया है वही केवल ज़मीन का एरिया है, बाकी समय पानी है। अब ये जो 30% जो एरिया है उसमें से भी कुछ ज़मीन हमारी ऐसी है या अधिकांश ज़मीन ऐसी है जो कि हैबिटेबल नहीं है, यानी कि यहाँ पर रहा नहीं जा सकता, कोई भी व्यक्ति वहाँ पर रह नहीं सकता। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हम देख सकते हैं कि देखो हमें रहने के लिए जो है सभी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है ना, यानी कि वाटर वहाँ होना चाहिए, क्लाइमेट वहाँ की अच्छी होनी चाहिए और उसके अलावा सॉइल वहाँ अच्छी होनी चाहिए, है ना, और भी जो हमारी जो नीड्स हैं अगर वो वहाँ पूरी होती हैं तो हम वहाँ रहेंगे। अगर हमारी वहाँ पर कोई भी एक नीड भी पूरी नहीं होगी तो हम वहाँ क्यों रहेंगे, है ना। जैसे कि हम बात करते हैं डेजर्ट की, तो डेजर्ट में हम देख सकते हैं कि पानी नहीं होता है ना, वाटर की कमी होती है। तो ऐसे एरिया में कोई क्यों रहेगा, है ना। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो कहाँ रहेंगे? तो ऐसे एरिया में रहेंगे जहाँ पर ये सारे रिसोर्स मिलते हों, जैसे कि प्लेन एरिया होता है, मैदानी क्षेत्र होता है, वहाँ पर पानी भी मिल जाता है, क्लाइमेट भी अच्छी होती है, सॉइल भी अच्छी होती है, अच्छे से खेती कर सकते हैं। तो ऐसे एरिया में हमें ज़्यादातर जनसंख्या देखने को ज़्यादा मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि जो अधिकांश जो भाग है या कुछ भाग ऐसा है जो हैबिटेबल नहीं है। आगे हम देखते हैं द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ मेनली ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। तो आगे बताया गया है कि जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है किसका? पॉपुलेशन का, यानी कि जो जनसंख्या का जो असमान वितरण है वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में, वो किस वजह से है? इज़ मेनली ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट, है ना। तो हम देख सकते हैं कि वर्ल्ड के जो अलग अलग पार्ट हैं
वहाँ पर जनसंख्या का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग है। कहने का मतलब ये है कि कहीं पर जनसंख्या ज़्यादा रहती है, कहीं पर जो पॉपुलेशन है वो कम रहती है। अब इसका रीज़न क्या है तो बता चुका हूँ मैं, रिसोर्सेज, है ना। तो जहाँ पर रिसोर्सेज अच्छी मात्रा में मिलते हैं वहाँ जनसंख्या भी ज़्यादा पाई जाती है, और जहाँ रिसोर्सेज कम मिलते हैं तो वहाँ जनसंख्या भी कम पाई जाती है। फॉर एग्जांपल हम समझ सकते हैं, जैसे कि अपना ही देश ले लो, अपना देश जो है इंडिया, हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग काफ़ी सारी जनसंख्या रहती है, और कह सकते हैं कि पॉपुलेशन के नाम पर जो है हमारा देश सबसे आगे है। और अगर हम एरिया की बात करें तो सातवें नंबर का सबसे बड़ा देश हमारा इंडिया है, और यहाँ देख सकते हैं कि पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। अगर वहीं हम दूसरी तरफ कंपैरिजन में बात करें रशिया की, जो कि काफ़ी बड़ा है, अगर हम एरिया देखते हैं तो इंडिया से रशिया का एरिया काफ़ी बड़ा है ना, और तब भी वहाँ पर जनसंख्या बहुत कम रहती है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ देखो ज़्यादातर बर्फ़ पड़ती है, और वहाँ पर ज़्यादा माउंटेन्स वगैरह या हिल्स वगैरह हैं, तो बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है। अब क्योंकि वहाँ बर्फ़ ज़्यादा है तो वहाँ पर मिट्टी नहीं है ना, तो खेती वगैरह भी नहीं कर सकते, पानी की भी थोड़ी शॉर्टेज वगैरह है, और देख सकते हैं कि क्लाइमेट भी थोड़ा वहाँ पर इस तरह की है कि वहाँ पर हर कोई नहीं रह सकता। जबकि हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की जो ज़मीन है वो काफ़ी उपजाऊ है, और क्लाइमेट भी ठीक ठाक है, ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ज़्यादा सर्दी पड़ती है, और पानी भी आसानी से मिल जाता है। तो ये कुछ कारण हैं कि भारत में आबादी ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है कंपैरिजन टू अगर हम करें तो रशिया से। नेक्स्ट हम देखते हैं, द रग्ड टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप ऑफ द माउंटेन, लो लाइंग एरिया, susceptible to water logging, desert area, thick forested area are normally sparsely populated or uninhabited। तो बात की जा रही है उन एरियाज़ की जहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है, तो उनके कारण क्या हैं? तो एक तो है रग्ड टोपोग्राफी, यानी कि वहाँ की जो टोपोग्राफी है वो थोड़ी सी क्या है, सही नहीं होती है। जैसे कि कहीं पर हम देख सकते हैं कि माउंटेन्स मिलते हैं, तो कहीं पर हमें डेजर्ट देखने को मिलता है। इस तरह से कहीं पर हम देख सकते हैं कि स्टीप स्लोप है। स्टीप स्लोप का मतलब होता है तीव्र ढाल है वहाँ पर, है ना, माउंटेन्स के। तो पहाड़ी क्षेत्र में जब तुम जाओगे तो वहाँ पर ढाल बड़े तीव्र होते हैं, है ना, बड़े स्टीप स्लोप वहाँ देखने को मिलते हैं। तो पहाड़ पर चढ़ के कौन रहेगा, है ना, तो आने जाने में दिक्कत होगी, और फिर सभी चीज़ों में दिक्कत होगी, तो वहाँ कोई क्यों रहेगा। सेम अगर बात करें लो लाइंग एरियाज़ की, तो जो लो लाइंग एरिया होते हैं, निचले जो क्षेत्र होते हैं, जो कि वाटर लॉगिंग वाले होते हैं, जहाँ पर पानी भरा रहता है ना, ज़्यादातर टाइम हम देखते हैं कि और पानी भरा रहता है, और मोस्टली अगर बात करें रेनी सीजन की, तो वहाँ पानी की समस्या ज़्यादा रहती है ना, पानी बहुत भरा रहता है, तो ऐसे स्थान पर भी कोई रहना नहीं चाहेगा। अगला है डेजर्ट एरिया, यानी कि जो रेगिस्तान है वहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि पॉपुलेशन कम देखने को मिलती है। उसके अलावा बात करते हैं थिक फॉरेस्टेड एरियाज़ की, जहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं। तो ये कुछ एरिया हैं जहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम पाई जाती है, या कह सकते हैं कि कुछ एरिया ऐसे हैं जो अनइनहेबिटेड हैं, यानी कि जहाँ पर कोई रह ही नहीं सकता। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, प्लेन्स एंड रिवर वैली ऑफर सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। अब बात करते हैं प्लेन्स की, यानी कि मैदानी क्षेत्रों की, या जो रिवर वैली है उनकी। तो यहाँ पर जो ज़मीन होती है वो काफ़ी सूटेबल होती है किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि वहाँ पर क्लाइमेट भी अच्छी पाई जाती है और मिट्टी भी काफ़ी उपजाऊ होती है, तो वहाँ हम एग्रीकल्चर जो है या खेती जो है वो अच्छे से कर सकते हैं। हैंस दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड, और यही कारण है कि ये एरिया जो हैं वो वर्ल्ड के डेंसली पॉपुलेटेड एरिया हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंड यूज़ की, है ना। तो हमने ये तो देख लिया ज़मीन कितनी परसेंट है, क्या है, कैसे नहीं है। अब हम देखते हैं कि ज़मीन का जो इस्तेमाल है, जो उसका यूज़ है वो कैसे किया जाता है। तो हम देखेंगे लैंड इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पज़, है ना, यानी कि जो ज़मीन है उसका यूज़ जो है हम अलग अलग पर्पज़ के लिए, अलग अलग उद्देश्य के लिए करते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर करते हैं, एग्रीकल्चर जो है खेती जो है वो हम ज़मीन पर करते हैं। फॉरेस्ट्री करते हैं, फॉरेस्ट्री मतलब जंगल वगैरह जो है वो ज़मीन पर ही होते हैं। उसके अलावा जो माइनिंग वगैरह है वो भी ज़मीन पे ही होती है। बिल्डिंग हाउसेस, यानी कि जो हम घर बनाते हैं वो भी ज़मीन पर ही बनाते हैं। रोड बनाते हैं, है ना, और अपनी जो इंडस्ट्री है उनको भी सेटअप करते हैं। तो इन सब के लिए क्या चाहिए होती है, लैंड चाहिए होती है। आगे देखते हैं, दिस इज़ कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज़, है ना। तो इसी को हम क्या किस नाम से जानते हैं, लैंड यूज़ के नाम से जानते हैं, या इसी को हम लैंड यूज़ कहते हैं। आगे लिखा हुआ है, कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच माम्बाज एंड पीटर्स फैमिली यूज़ देयर लैंड। क्या आप बता सकते हो कि जो माम्बा है और जो पीटर की फैमिली है वो किस तरीके से ज़मीन का यूज़ करती थी। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाय द फिजिकल फैक्टर। देखो बताया जा रहा है
कि जो लैंड का जो यूज़ होता है, यानी कि जो ज़मीन होती है उसका जो इस्तेमाल हम करते हैं, तो वो उसके पीछे क्या होते हैं, उसके पीछे कुछ फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, है ना, जिसके हिसाब से ज़मीन यूज़ की जाती है ना। जैसे वहाँ के फिजिकल फैक्टर होंगे उसी हिसाब से ज़मीन का यूज़ वहाँ पर किया जाएगा। तो पहला जो फैक्टर है वो है टॉपोग्राफी, है ना, वहाँ की ज़मीन है कैसी, है ना। ज़मीन में वहाँ पर ज़्यादातर हिल्स हैं या वहाँ पर माउंटेन वगैरह हैं या डेजर्ट एरिया है या प्लेन है, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो ज़मीन जो है वो किस तरह से यूज़ की जाएगी। सेकंड जो फैक्टर है वो है सॉइल, यानी कि वहाँ की मिट्टी कैसी है। अगर मिट्टी अच्छी होगी तो वहाँ खेती होगी, है ना, और अच्छी नहीं होगी तो और किसी यूज़ में उसको लेंगे। थर्ड है क्लाइमेट, है ना, वहाँ की जो जलवायु है, क्लाइमेट है वो कैसी है। तो वहाँ की क्लाइमेट जो है वो अगर ठीक ठाक है तो वहाँ खेती हो सकती है, हम वहाँ पर घर बना सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं। और अगर क्लाइमेट ठीक नहीं है तो वहाँ पर हम ना तो खेती कर सकते हैं ना हम वहाँ पर रह सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा जो फैक्टर है वो है मिनरल्स, है ना। अगर वहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं तो उसका यूज़ जो है वो वहाँ की जो ज़मीन है उसका यूज़ हम किस में करेंगे, माइनिंग करने में करेंगे। यानी कि वहाँ पर हम माइंस जो है वो सेटअप करेंगे और वहाँ पर जो बहुत सारे जो मिनरल्स हैं उनको निकालेंगे। और अगला जो फैक्टर है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी कि पानी की उपलब्धता, है ना। तो पानी भी ज़रूरी है ना। अगर वहाँ पानी होगा तो वहाँ ज़मीन का इस्तेमाल अलग तरीके से किया जाएगा, और नहीं होगा तो फिर हम उसका कोई यूज़ ही नहीं हुआ, तो है ना। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये कुछ अलग अलग फिजिकल फैक्टर थे जिनके हिसाब से ज़मीन को हम यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ ह्यूमन फैक्टर भी हैं, जैसे कि पॉपुलेशन हो गया, है ना। तो पॉपुलेशन जो है वो भी डिटरमाइन करती है कि वहाँ की ज़मीन कैसे यूज़ होगी। जैसे हम बात करें किसी सिटी की, है ना, किसी शहर की बात करें तो वहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो वहाँ हम देख सकते हैं ना तो वहाँ पर माइंस होती हैं, है ना। सिटी में माइंस नहीं होती हैं, ना ही वहाँ पर हमें ज़्यादा पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, ना ही वहाँ पर हमें ज़्यादा खेत वगैरह देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है ना। तो वहाँ पर ज़मीन कम होती है और जितने भी खेत वगैरह होते हैं या जंगल वगैरह होते हैं उनको साफ़ करके वहाँ घर बना लिए जाते हैं, है ना, या कॉलोनीज़ बना ली जाती हैं। तो इस तरीके से ये ह्यूमन फैक्टर है जो कि डिटरमाइन करता है लैंड यूज़ को। उसके अलावा टेक्नोलॉजी भी जो है हमारा एक फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि वहाँ की जो ज़मीन है उसको हम कैसे यूज़ करेंगे या किस तरीके से यूज़ करेंगे, है ना। तो हमारे पास अगर टेक्नोलॉजी तरह तरह की है तो हम उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वहाँ की जो ज़मीन है उसको यूज़ करने में कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, है ना। तो जो लैंड होती है, जो ज़मीन होती है, उसको हम ऑनरशिप के आधार पर यानी कि स्वामित्व के आधार पर भी उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो अगर हम देखें ऑनरशिप के आधार पर तो जो लैंड होती है वो टू टाइप की होती है, एक होती है प्राइवेट लैंड, एक होती है कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड वो होती है जिस पर किसी इंडिविजुअल का या किसी ग्रुप का या किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है ना। और कम्युनिटी लैंड वो होती हैं जिस पर सभी का अधिकार होता है, पूरे समाज का अधिकार होता है, या कह सकते हैं कि देश का अधिकार होता है ना। तो देखते हैं प्राइवेट लैंड इज़ ओन्ड बाय इंडिविजुअल वेयर एज कम्युनिटी लैंड इज़ ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूजेस लाइक कलेक्शन ऑफ फॉडर, फ्रूट, नट्स एंड मेडिसिनल हर्ब्स, है ना। तो देख सकते हैं कि जो प्राइवेट लैंड होती है उस पर किसी विशेष आदमी का या किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार होता है, जबकि हम बात करें कम्युनिटी लैंड की तो उस पर पूरी कम्युनिटी का अधिकार होता है, जिसका इस्तेमाल वो कुछ कॉमन यूज़ के लिए कर सकते हैं, जैसे कि कलेक्शन ऑफ फॉडर हो गया, फ्रूट के लिए, नट्स के लिए, या कुछ मेडिसिनल हर्ब्स के लिए। कोई भी उसको यूज़ कर सकता है उस ज़मीन को, है ना। तो उस पर कह सकते हैं कि या तो समाज का या सरकार का अधिकार होता है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे दीज कम्युनिटी लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। तो ये जो कम्युनिटी लैंड्स होती हैं इनको ही हम क्या कहते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं पीपुल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड। अब देखो हो क्या रहा है कि जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, और पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमारी जो डिमांड्स हैं, हमारी जो मांगे हैं वो भी धीरे धीरे क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। लेकिन ज़मीन तो उतनी ही है ना, ज़मीन तो नहीं बढ़ रही है, ज़मीन तो जो है वो लिमिटेड है ना, वो बढ़ नहीं रही है। तो बढ़ क्या रहा है, लोग बढ़ रहे हैं और लोगों की जो डिमांड है वो बढ़ रही हैं। अब उससे हो क्या रहा है, द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अच्छा देखो क्या है कि एक तो ज़मीन हमारी लिमिटेड है, ऊपर से जो ज़मीन है उसकी जो क्वालिटी है वो भी क्या है, अलग अलग पाई जाती है। पीपुल स्टार्टेड एनक्लोजिंग द कॉमन लैंड टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस इन द अर्बन एरियाज एंड टू एक्सपेंड द एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरियाज।
अब जो है इंसान जो है वो क्या कर रहा है, या जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, जो कॉमन लैंड हैं उनको एनक्रोच कर रहे हैं या उन पर कब्जा कर रहे हैं, और वहाँ पर क्या बना रहे हैं, कमर्शियल एरियाज़ बना रहे हैं, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं, कहाँ पर, अर्बन एरियाज़ में, है ना। और जो रूरल एरियाज़ हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पर वो एग्रीकल्चर लैंड जो है बनाए जा रहे हैं। आगे बात करें, टुडे द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन अवर सोसाइटी। तो आज जो हमारे लैंड यूज़ पैटर्न में जो हम चेंजेस देख रहे हैं, यानी कि ज़मीन का जो इस्तेमाल है जिस तरह से आज बदल रहा है, उससे हमारी जो कल्चरल कह सकते हैं कि जो कल्चरल जो चेंज है वो भी एक तरह से रिफ्लेक्ट होता है ना। यानी कि हमारा जो सांस्कृतिक, यानी कि हमारी जो संस्कृति है उसमें भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, परिवर्तन आ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, soil erosion, desertification are the major threat to the environment because of the expansion of agriculture and construction activities। अब देखो हो क्या रहा है, कुछ कुछ समस्याएं हमारे सामने हैं, जैसे कि लैंड डिग्रेडेशन हो गया, है ना, यानी कि जो ज़मीन है वो डिग्रेड होती जा रही है, यानी कि उसकी जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे कम हो रही है। उसके अलावा हम देख रहे हैं अगली समस्या तो लैंडस्लाइड, जिसको हम भूस्खलन कहते हैं। भूस्खलन क्या होता है, ज़मीन का अपनी जगह से खिसक जाना। जब भी कभी भारी बरसात होती है, या कभी कोई भूकंप आता है, या कभी कोई वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी फटता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो ज़मीन होती है वो अपनी जगह से खिसक जाती है, उसे हम कहते हैं लैंडस्लाइड। तो ये भी एक हमारे लिए क्या है, एक बड़ी चुनौती है, बड़ी समस्या है। उसके बाद हम देखते हैं अगला सॉइल एरोजन, यानी कि जो मिट्टी का कटाव है ना, वो भी एक बड़ी समस्या है। उसके अलावा डेजर्टिफिकेशन है, यानी कि जो रेगिस्तान का मार्च है, यानी कि जो रेगिस्तान है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये कुछ मेजर थ्रेट हैं किसके लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए। और ये सब किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि हम धीरे धीरे हमारा जो एग्रीकल्चर एरिया है उसको बढ़ा रहे हैं, और हमारी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वो भी क्या है, वो भी बढ़ रही हैं। तो इनकी वजह से ये समस्याएं हमें देखने को मिल रही हैं। आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पर एक डायग्राम फोटो दे रखा है, एक पिक दे रखा है, जहाँ पर लैंड यूज़ पैटर्न को दिखाया गया है। तो पहला जो पिक्चर है उसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से एक गांव का माहौल है, जिसमें खेती हो रही है, और जो घर हैं लोगों के वो पक्के नहीं हैं, झोपड़ियां हैं, झोपड़ियां। अगला जो सेकंड नंबर का जो पिक है उसमें हमें दिखाया गया है कि जो झोपड़ी हैं वो पक्के मकानों में बदल गई हैं, खेत अपनी जगह पर हो रहा है, खेत भी है, और जो सड़क है वो थोड़ा सा अच्छा हो गई है, रोड जो है वो थोड़ी अच्छी हो गई है। और उसमें जैसे कि पहला वाला जो पिक था उसमें हम देख सकते हैं कि जो जानवर हैं इधर उधर घूम रहे हैं, और सेकंड वाला जो पिक है इसमें हम देख सकते हैं कि जो घर हैं वो पक्के हो गए हैं, है ना, और सड़क भी थोड़ी अच्छी हो गई है। थर्ड पिक में हम बात करते हैं तो यहाँ पर और भी चेंजेस आ गए हैं। जो खेत था उसकी जगह पर लोगों ने पार्क बना दिया, सड़क को और पक्का बना दिया, यानी कि कंक्रीट वगैरह से और अच्छे से बना दिया उसको। घर जो है वो और भी ज़्यादा बड़े हो गए हैं, है ना, पक्के तो थे ही और बड़े हो गए हैं। और जो लास्ट पिक है फोर्थ वाला, उसमें हम देख सकते हैं कि जो खाली जगह थी वो पूरी तरह से भर चुकी है, और जो घरों का जो साइज़ है जो वो और भी ज़्यादा बड़ा हो गया है, और भी ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, यानी कि जो हमारे लैंड रिसोर्स हैं, जो हमारी ज़मीन है उसको हम किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, किस तरीके से उसको हम बचा सकते हैं। तो देखते हैं, growing population and their ever-growing demand has led to a large-scale destruction of forest cover and arable land and has created a fear of losing this natural resources। अब देखो कहा जा रहा है कि जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, यानी कि जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, और उसकी जो बढ़ती हुई क्या है, डिमांड है, ग्रोइंग डिमांड है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक बड़े स्केल पर, एक लार्ज स्केल पर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, बड़े स्केल पर विनाश हो रहा है ना। और किसका विनाश हो रहा है, तो फॉरेस्ट कवर जो एरियाज़ है उनका विनाश हो रहा है, और जो अरेबल लैंड है उसका भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। और लोगों के मन में क्या हो गया है, एक फियर बैठ गया है, यानी कि एक डर आ गया है कि कहीं हम इस नेचुरल रिसोर्स को क्या ना कर दें, खो ना दें। उसके अलावा देखते हैं आगे, देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक्ड। तो आगे बताया जा रहा है कि जो प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन है लैंड का, है ना, यानी कि जो ज़मीन है जिस स्तर से या जिस तरीके से वो क्या हो रही है, डिग्रेड हो रही है, उसकी जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो इसको हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा। चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो
यानी कि जो लैंड जो है वो डिग्रेड हो रही है, उसको रोकने के लिए हमें क्या करना होगा? तो पहला है एफॉरेस्टेशन, यानी कि वनीकरण, यानी कि हमें अधिक से अधिक क्या लगाने होंगे? पेड़ लगाने होंगे, या अधिक से अधिक जो प्लांट्स हैं वो हमें लगाने होंगे। उसके बाद में है लैंड रिक्लेमेशन, यानी कि भूमि सुधार, है ना, तो हमें भूमि सुधार भी करना होगा। उसके अलावा है रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, तो जो भी हम अपने खेतों में पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं उसको भी हमें क्या करना होगा? रेगुलेट करना होगा, यानी कि उसका जो इस्तेमाल है उसको कम करना होगा। उसके अलावा है चेक्स ऑन ओवरग्रेजिंग, यानी कि जो ओवरग्रेजिंग होती है उसके ऊपर भी हमें क्या करना होगा? थोड़ा नियंत्रण लगाना होगा। ये कुछ हमारे कॉमन मेथड हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं? अपनी जो लैंड है या लैंड रिसोर्स जो है उसको हम कंजर्व कर सकते हैं। अगला हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स है वो है सॉइल, यानी कि मिट्टी। बात करते हैं, द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। तो ये सॉइल की डेफिनेशन है जिसमें बताया गया है कि एक पतली जो परत होती है, यानी कि थिन लेयर जो होती है किसकी? ग्रेनी सब्सटेंस की, यानी कि जो दानेदार जो पदार्थ हैं उनकी एक पतली सी परत जिसने कवर कर रखा है किसको? सरफेस को, यानी कि जो पृथ्वी की सतह है उसको एक ग्रेनी सब्सटेंस की पतली सी परत ने कवर कर रखा है या ढक रखा है, उसी पतली परत को हम क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं। आगे देखते हैं, इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू लैंड। ये जो पतली परत है जिसको हम सॉइल कह रहे हैं ये ज़मीन से काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है या लिंक्ड है। आगे हम बात करें, लैंड फॉर्म डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल। देखो जैसा लैंड फॉर्म होगा वहाँ की मिट्टी वैसी ही होगी, है ना। अगर वहाँ का लैंड फॉर्म थोड़ा अलग टाइप का है, या कह सकते हैं कि जैसा भी होगा वहाँ की जो मिट्टी है वो वैसी ही होगी, है ना। आगे हम देखते हैं, सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ। अब बात करते हैं मिट्टी बनती कैसे है। तो मिट्टी को बनने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? तो एक तो ऑर्गेनिक मैटर चाहिए होते हैं, सेकंड है मिनरल्स, और तीसरी जो चीज़ है वो है वेदर्ड रॉक्स, जो कि कहाँ पाए जाते हैं? अर्थ पर पाए जाते हैं। अब हम बात करें वेदर्ड रॉक की, तो यहाँ पर देखो ग्लोसरी में दिखाया हुआ है साइड से, वेदरिंग किसे कहते हैं। तो देखते हैं इसको, द ब्रेकिंग अप एंड डेके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंजेस, फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी। तो वेदरिंग होती क्या है एक्चुअल में? जो हमारी रॉक्स होती हैं वो धीरे धीरे क्या होती हैं कि मौसम की मार झेल झेल कर टूट जाती हैं, कई सारे टुकड़ों में जो है बढ़ जाती हैं, है ना। तो कभी सर्दी पड़ रही है, कभी गर्मी पड़ रही है, कभी बरसात हो रही है ना। तो इस सभी जो मौसम की जो मार है उसको रॉक जो है वो झेलती आती है, और काफ़ी लंबे समय के बाद में वो जो रॉक है वो टुकड़े टुकड़े हो जाती है, और इतने छोटे छोटे टुकड़े उसके हो जाते हैं जैसे कि रेत होती है, रेत उसमें, है ना। तो उससे भी और छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके हो जाते हैं, और इसी छोटे छोटे पार्टिकल में अगर क्या मिल जाती है? ऑर्गेनिक मैटर या और जो मिनरल्स हैं वो मिल जाते हैं, तो मिट्टी बन के तैयार हो जाती है। अब बात करें ऑर्गेनिक मैटर की, तो ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? तो जो भी हमारे डेकिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, यानी कि जो जानवर हैं वो मर जाते हैं, या जो प्लांट्स हैं वो उनकी जो पत्तियां हैं या जो टहनियां हैं वो ज़मीन पर पड़े पड़े सड़ती रहती हैं, और सड़ने से ह्यूमस बन जाता है ना, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक मैटर। और साथ ही साथ मिनरल्स, है ना। तो इन सभी चीज़ों के मिलने से क्या बनती है? मिट्टी बन जाती है। आगे हम देखते हैं, दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। तो ये जो प्रोसेस है, या ये जो मिट्टी बनने की जो प्रोसेस है, या जो मिट्टी बनती है वो किसके थ्रू बनती है? वेदरिंग के थ्रू बनती है। आगे देखते हैं, द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। अब क्या है कि जो हमारा जो वेदर्ड रॉक्स हैं, है ना, उसमें एक सही मात्रा में मिनरल्स होने चाहिए, और सही मात्रा में अगर ऑर्गेनिक मैटर है तो वो मिट्टी कैसी हो जाती है? फर्टाइल हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, तो यहाँ पर हमें एक टॉपिक दिया हुआ है लैंडस्लाइड का, यानी कि भूस्खलन का। तो यहाँ पर हम देखते हैं, लैंडस्लाइड आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक, डेब्रीज और अर्थ डाउन अ स्लोप। देखो लैंडस्लाइड होता क्या है? तो लैंडस्लाइड को अगर हम सिंपली डिफाइन करते हैं तो ये एक मास मूवमेंट होता है किसका? रॉक का, या कह सकते हैं कि जो अर्थ की जो कोई भी जो लेयर होती है वो कह सकते हैं कि एक स्लोप होता है, उस पर सरक जाती है या खिसक जाती है अपनी जगह से, उसको हम लैंडस्लाइड कहते हैं। दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजक्शन विद अर्थक्वेक, फ्लड एंड वोल्केनोज।
अब जब कभी भी भूस्खलन होता है तो वो अपने आप से नहीं होता है, वो किसी न किसी और जो कह सकते हैं कि जो हमारी और भी जो प्राकृतिक जो दुर्घटनाएं हैं, है ना, या प्राकृतिक जो और भी जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया या फ्लड आ गई या वॉल्केनो हो गया, है ना, वॉल्केनो मतलब ज्वालामुखी। तो या तो अर्थक्वेक आएगा तब लैंडस्लाइड होगा, या कभी कभी फ्लड आ जाती है, अत्यधिक बारिश हो जाती है, तो उसकी वजह से जब फ्लड आती है तो फ्लड की वजह से क्या होता है कि जो मिट्टी है वो ढीली हो जाती है और ढीली होकर सड़क जाती है। या वॉल्केनो जब आता है तब भी हमें लैंडस्लाइड देखने को मिलता है। तो इनके साथ में ही क्या होता है, लैंडस्लाइड होता है। आगे हम देखते हैं, a prolonged spell of rainfall can cause heavy landslide that can block the flow of river for quite some time। कभी कभी क्या होता है कि लंबे समय तक बारिश होती है तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि बड़ी मात्रा में या काफ़ी अत्यधिक बड़े स्तर पर लैंडस्लाइड हमें देखने को मिलता है, जो कि नदियों के जो रास्ते हैं, है ना, यानी कि जो फ्लो ऑफ रिवर है, नदियों का जो फ्लो है उसको बंद कर देता है कुछ समय के लिए। आगे हम बात करते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक्स कैन कॉज हैवॉक टू सेटलमेंट्स डाउनस्ट्रीम ऑन इट्स ब्रस्टिंग, है ना। अब क्या होगा, अगर नदियों का जो रास्ता है ना, वो अगर रुक जाएगा तो उससे क्या होगा, काफ़ी मात्रा में जो सेटलमेंट्स होते हैं जो कि निचले क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनके लिए समस्या हो जाएगी। और बात करें हिली एरियाज़ की, तो इन द हिली टेरेन लैंडस्लाइड हैव बीन अ मेजर एंड वाइडली स्प्रेड नेचुरल डिजास्टर दैट ऑफन स्ट्राइक लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड ऑक्यूपाई ए पोजीशन ऑफ मेजर कंसर्न। हिली एरिया की अगर बात करें तो वहाँ पर हमें लैंडस्लाइड जो है वो काफ़ी मात्रा में देखने को मिलता है, और वहाँ की ये एक प्रमुख समस्या है, जो कि कह सकते हैं कि एक नेचुरल डिजास्टर है, जो कि उनकी वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो लाइफ है या वहाँ की जो प्रॉपर्टी है उसको बड़े एक लेवल पर क्या करता है, नुकसान पहुँचाता है, और एक तरह से ये एक चिंता का विषय है। उसके बाद में दे रखी है केस स्टडी, जिसमें कहानी दे रखी है पंजी गांव की, जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में आता है, वहाँ की है। तो वहाँ पर एक इसी प्रकार से एक लैंडस्लाइड आया था, जिसकी वजह से काफ़ी समस्याएं जो हैं खड़ी हो गई थी, और वहाँ का जो नेशनल हाईवे है 22 नंबर का, वो ब्लॉक हो गया था, है ना। तो इस तरह से वहाँ की समस्या इसमें बताई गई है। अब दे रखा है मिटिगेशन मैकेनिज्म, है ना। तो यहाँ पर क्या दे रखा है भाई कि जो लैंडस्लाइड है उससे हम कैसे जो है थोड़ा अपने आप को तैयार कर सकते हैं कि जब भी लैंडस्लाइड आए या लैंडस्लाइड आए तो कैसे उससे बच सकते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक हैज़ इम्प्रूव्ड अस टू अंडरस्टैंड व्हाट फैक्टर्स कॉज लैंडस्लाइड, है ना। तो आज हमारे पास क्या है, साइंटिफिक टेक्निक्स हैं, और जब हमारे पास टेक्निक है तो हम एम्पावर्ड हैं, या हम कह सकते हैं कि हम सशक्त हैं इस जानने के लिए कि लैंडस्लाइड जो है वो किस तरीके से होता है और कैसे उसको हम मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ तरीके दे रखे हैं जिनके द्वारा हम जो लैंडस्लाइड आता है उससे हम निपट सकते हैं। तो पहला है हज़ार्ड मैपिंग टू लोकेट एरियाज़ प्रोन टू लैंडस्लाइड, यानी कि हमें क्या करना होगा, ऐसे एरियाज़ को पहचानना होगा जहाँ पर ये लैंडस्लाइड वगैरह ज़्यादा आते हैं, है ना। तो ऐसी एरियाज़ जहाँ पर लैंडस्लाइड ज़्यादा आते हैं उनको हमें क्या करना होगा, उनकी मैपिंग करनी होगी, और ऐसे एरियाज़ में हमें बिल्डिंग सेटलमेंट बनाने से क्या होगा, बचना होगा, यानी कि वहाँ पर बिल्डिंग वगैरह नहीं बनानी हमें, क्योंकि वहाँ पर अक्सर क्या होता रहता है, लैंडस्लाइड आता रहता है, तो वहाँ पर बिल्डिंग बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, और बना भी लिया जाएगा तो जब लैंडस्लाइड आएगा तो काफ़ी जो लोग हैं वो दब के मर सकते हैं, है ना। तो वहाँ पर जो हमें बिल्डिंग सेटलमेंट है उनको बनाने से बचना होगा। सेकंड है कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग। हमें क्या करना होगा, एक रिटेंशन वॉल जो है बनानी पड़ेगी, है ना। उससे क्या होगा, जिससे कि कभी लैंडस्लाइड होगा तो वो जो लैंडस्लाइड होगा या जो मिट्टी है वो खिसकती है तो वो खिसक नहीं पाएगी। जैसा कि यहाँ पर देखो ये पिक दे रखा है, वहाँ पर दिखा रखा है, तो ये सड़क है, और सड़क के साइड में हम देख सकते हैं कि ये जो वाइट कलर की क्या है, एक वॉल बना दी गई है, जिससे कि कभी अगर मिट्टी खिसकती है तो वो सड़क पे नहीं आएगी, और जिससे कि रोड जो है ब्लॉक नहीं होगा। अगला है इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड। हमें क्या करना होगा, हमें वेजिटेशन को बढ़ाना होगा, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं उनको लगाना होगा। तो इससे होगा क्या, जैसा कि हम जानते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं, वो मिट्टी को जकड़ के रखती हैं, आसानी से फिसलने या खिसकने नहीं देंगी, है ना। तो इससे भी थोड़ा सा हमें फ़र्क देखने को मिलेगा।
और अगला है सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलॉन्ग विद रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लो। हमें क्या करना होगा, जो हमारा सरफेस है वहाँ पर ड्रेनेज कंट्रोल को अच्छा करना होगा, यानी कि जो पानी है ना, तो उसका सिस्टम थोड़ा अच्छा करना होगा, जिससे कि जो बारिश का पानी है वो ईजिली जो है वो निकल जाए और उसकी वजह से लैंडस्लाइड ना हो। आगे हम देखते हैं फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, यानी कि जो मिट्टी है उसके निर्माण में कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो काम आते हैं, या कौन कौन से फैक्टर जो हैं जिनकी वजह से सॉइल फॉर्मेशन होता है। तो द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। तो जो मेजर फैक्टर्स हैं सॉइल फॉर्मेशन में वो कौन कौन से हैं, एक तो है नेचर ऑफ पेरेंट रॉक और दूसरा है क्लाइमेटिक फैक्टर। अदर फैक्टर आर टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। और जो दूसरे फैक्टर हैं उसमें क्या क्या है, एक तो टोपोग्राफी है, यानी कि वहाँ की जो ज़मीन है वो किस तरीके की है, उसके साथ साथ में जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वहाँ पर उनका भी एक रोल होता है, और साथ साथ में एक टाइम जो है जो कि वहाँ के सॉइल फॉर्मेशन में जो लगता है वो भी वहाँ पर एक फैक्टर है कि किसी भी मिट्टी को बनने में कितना समय लगता है। ऑल दिस डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, है ना। अब ये सभी जो फैक्टर हैं वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी टेबल दे रखी है, वहाँ पर हम देख सकते हैं सभी फैक्टर्स को ईजिली। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। तो ये जो टॉपिक है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।